हम लोग पिछली बीपीएससी में यानी कि 66 बीपीएससी का जो सेशन किए थे वो अधूरा रह गया था क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा था और समय कम। तो शुरुआत दौर के 4 ही क्वेश्चन हो पाए थे। बाकी 4 क्वेश्चन हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे, यानी कि ये कह लिया जाए कि 66 बीपीएससी का 2 पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2 हो सकता है। इसको दोनों को साथ जोड़ दिया जाए तो एक हो जाएगा। ये हम लोगों ने कर लिया था संथाल विद्रोह। इसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह ये भी कर लिया था। चंपारण सत्याग्रह हो गया था। इसके आगे जब चलते हैं तो सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता की बात हो गई थी और यहाँ से बाकी है ना, यानी कि हम लोग कह लें 66 बीपीएससी मेंस का जो डिस्कशन है वह पार्ट 2। जो पार्ट 1 में हुआ वो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन और फिर आज ये पार्ट 2। पटना कलम से ही सोचना था। ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने पहले किया है, लेकिन कैसे लिखना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लोग बात करें तो आ जाइए सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। पटना कलम की विशेषता पूछा जा रहा है इसमें। अगर ये क्वेश्चन होता कि पटना कलम का वर्णन कीजिए तो फिर अलग क्वेश्चन होता, ऐसा नहीं है। इसका की पॉइंट है 2, एक तो पटना कलम और दूसरा विशेषता। तो अब आपको शुरुआत करनी होगी और वो ये जर्नी शुरुआत करनी होगी कि जो उस दौर में, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के बाद क्योंकि औरंगजेब के समय में हम यहां बताएंगे कि जो है पेंटिंग, जो दरबार है, कोर्ट, वहां इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया। और इस बैन के कारण जो है मुगल शासक के दरबार से, क्योंकि देखिए परिचय तो सामान्य देना ही पड़ेगा, मुगल शासक के दरबार से पटना की ओर आए या पटना आए, वहां से पलायन करके पटना आए। अब इस बात की चर्चा करनी है। दूसरी हमें यह समझना होगा इस दौर में कि पटना ही क्यों आए। तो पटना आए इसके पीछे कारण था कि जो अधिकतर जो चित्रकला के विशेषज्ञ थे वो इसी आसपास के एरिया से संबंधित थे। और यही कारण है कि पटना के आसपास ये विकास की बात सोचा गया, या कहते हैं कि वापस गो बैक टू पवेलियन, घर लौटने की बात सोची गई। अब आपको फिर ये बताना होगा कि बिहार में इसके पहले कोई पेंटिंग थी क्या। तो बिहार में चित्रकला की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी चर्चा हमें सिर्फ नामकरण के रूप में मौर्य कला की कर लेंगे, बाकी पाल कला की कर लेंगे, मधुबनी पेंटिंग की कर लेंगे, और इसके बाद मंजूषा की कर लेंगे। किसी का परिचय बहुत नहीं देंगे हम, सबका नाम मंजूषा शैली तक की चर्चा कर लेंगे। और फिर ये बताएंगे कि इसी कड़ी में बिहार के लिए एक अन्य विशेषता पटना कलम को भी जोड़ा गया।
मतलब जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज का एक अगला स्टैंडर्ड जो है वो पटना कलम के रूप में सामने आया। और ये जो है कह सकते हैं कि बिहार की जो चित्रकला की विशेषताएं हैं, विशेष जो चित्रकला का जो जानकारी है, उसी में एक नए विकास के दौर को हम शुरू करेंगे और वो होगा आपका पटना कलम। पटना कलम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि पटना कलम इन सभी चित्रकला का एक अगली कड़ी है जो बिहार की चित्र को अलग अलग से विकसित करता है। अब हम सीधे बताएंगे कि पटना कलम चित्रकारी की क्या क्या विशेषता है। पटना कलम चित्रकारी की क्या क्या विशेषता है, तो विशेषताओं में हम लोग कुछ लिख लेंगे अगला पेज पर। मुख्य विशेषता, अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको आप बना सकते हैं मुख्य विशेषता को एक फॉर्मेशन के रूप में, है ना, चार्ट के रूप में। मुख्य विशेषता, अब यहाँ पे आप कहेंगे, पहला लिखेंगे सामान्य जीवन शैली का, सामान्य जीवन शैली का चित्रण, ये एक विशेषता हो गया। दूसरा, इसी में हम फिर चर्चा करेंगे सेकंड में, यहाँ लघु चित्र का संकलन, लघु चित्र की बात कर लेंगे। इसी कड़ी में तीसरा हम चर्चा कर लेंगे बारीक चित्रण। बारीक का मतलब है जो है स्पेशल टाइप का, सूक्ष्म, बारीक को हम लोग कह लेते हैं बारीक चित्रण। अगर बारीक शब्द समझ में नहीं आए, थोड़ा सा वह पूरी इंटरनेशनल नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म चित्रण की बात हम कर लेते हैं। सूक्ष्म चित्रण, इसके आगे की कड़ी जो हमें इसमें देखना होगा, अगर उसकी हम बात करें, सामान्य जीवन के चित्रण, बारीक चित्रण, प्राकृतिक रंगों का उपयोग। प्राकृतिक रंगों का उपयोग, देखिए इस जो हम लिख रहे हैं इसके पहले हम लोग 50-60 वर्ड लिख चुके हैं, क्योंकि 50-60 वर्ड हमें यहीं से मिल गया है जो ये पेज था, है ना। इसके बाद वाले पेज पे हम लोग ये चित्रण, क्योंकि ये शुरुआत में ही इस तरह का फॉर्मेट नहीं बनाया जाता। इसके बाद हम लोग ये कहेंगे कि पृष्ठभूमि और लैंडस्केप का उपयोग कम हुआ है इस दौर में, जो कुछ पृष्ठभूमि होना चाहिए और साथ साथ लैंडस्केप। अब आपको याद रखना होगा लैंडस्केप का उपयोग कहाँ किया गया है, का उपयोग कम किया गया है, कम किया गया है। इसके बाद हम लोग ये कह लेंगे ग्रामीण चित्रण का भी यह रूप मिलता है। ग्रामीण चित्रण का रूप मिलता है। इसके आगे जब चलेंगे हम लोग तो ये कहेंगे कि ये जो शैली थी वो मुगल शैली से थोड़ा सा अलग हो गया। मुगल शैली से, जो मुगल शैली है उससे भिन्न चित्रण की बात की गई। मुगल शैली से अलग चित्रण की बात की गई, अलग चित्रण। इसके आगे जब चलते हैं हम लोग तो ये कह सकते हैं कि इसमें जो है कल्पना का चित्रण, या जो है कल्पना का मतलब है इमेजिन का चित्रण, कागज पर उकेरा गया। जो कल्पना है, इस तरह की बातें सामने की गई। इसके आगे जब चलेंगे हम लोग
तो इस पर कुछ विभिन्न चित्र शैलियों का प्रभाव, एक अंतिम पॉइंट डालेंगे, विभिन्न चित्र शैलियों का प्रभाव। इस पर भाई, पटना कलम पर। अब विभिन्न चित्र शैलियों का प्रभाव में क्या क्या आ जाएगा, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब अगला पेज पर हम लिख लेंगे विभिन्न चित्र शैली का प्रभाव। और इसके अंदर हो जाएगा मुगल शैली, पहाड़ी शैली, चित्र शैली लिख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो। यूरोपीय चित्र शैली, पश्चिमी देशों की चित्र शैली, प्राचीन काल की चित्र शैली, प्राचीन काल की चित्र शैली, और फिर बिहार के प्रमुख चित्र शैली, पूर्व के यानी बंगाल, चित्र शैली का भी प्रभाव। आपको जब हम लोग क्वेश्चन लिख रहे थे तो ये लिखा गया था कि इस दौर में अंततः पटना चित्र शैली बंगाल में कलकत्ता तक जाकर शिफ्ट हो गई, है ना। तो बंगाल में कैसे शिफ्ट हो जाएगी, जैसे सोचिए, जिस जगह का आपके ऊपर कोई असर नहीं हो, जिस जगह के बारे में आप जानते भी नहीं हो, वहां आप जाके बस जाएंगे? नहीं बसेंगे ना। जैसे आप दिल्ली को भी नहीं जानते, सोचिए कि आप दिल्ली और बेंगलोर, आपके यहाँ से कुछ बच्चा बेंगलोर चला जाता है, कुछ बच्चा दिल्ली आ जाता है, कुछ बच्चा कोटा चला जाता है, यानी कि जिसकी जैसी जरूरत हो उस जगह पे वो जाता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप निकल जाइए बेंगलोर, तो भाई हमको बेंगलोर भेजो, तो इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर सिविल सेवा का प्रभाव नहीं है। जैसे मैं कहूँगा कि मेरा भाई बेंगलोर चला गया पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब है कि उसको सिविल सेवा का प्रभाव नहीं है उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मुखर्जी नगर में रहता है, तो फिर ये कहेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करता होगा। तो ये जो है बंगाल में अंततः जब ये शैली चली गई, इसका मतलब बंगाल ने क्यों अपनाया, कुछ तो उसका अपना होगा ना, उसमें कुछ शैली से दिखती होगी। अगर कुछ भी नहीं दिखे तो ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये आपको सोचना होगा कि अन्य शैलियों में क्या क्या हम डाल सकते हैं। तो ये सारी बातों को हमें बता देनी होगी। मुगल शैली से हमें क्या क्या सीखा गया, है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं पहाड़ी चित्र शैली से क्या लिया गया, यूरोपीय चित्र शैली और पश्चिमी देशों की चित्र शैली, ये क्यों लिया गया, इसके पीछे कारण है कि भारत गुलाम था। और दूसरा, इन लोगों के लिए जो बाजार थे, क्योंकि पटना चित्र कलम की हम बात करें तो जो मूर्ति या जो चित्रण आप बनाएंगे
उसको बेचेंगे भी तो बेचेंगे तो कैसा? जैसे मान लीजिए आप चले जाइए किसी मुस्लिम प्रदेश में और वहां दुर्गा और सरस्वती का फोटो बनाइए, तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा ना। इसका मतलब क्या है कि जहां पे जैसी पिक्चर या जैसा फोटो का डिमांड हो वैसा ही हम बनाएंगे। वैसा ही है ना। अब गांव का मेला में एक फोटो दुर्गा जी सरस्वती जी का हो और वहीं पे एक जो है कोई फिल्म इंडस्ट्री की हीरो हीरोइन हो, और गांव का पूर्णतः गांव का मेला हो, वहां दुर्गा जी के फोटो बच्चा नहीं खरीदेगा। वो हीरोइन वाली फोटो जिसमें वेलकम लिखा हुआ रहता है वही वो लाएगा, क्योंकि जब दोनों फोटो को देखेगा तो सोचेगा कि आकर्षण कहाँ है। लेकिन अगर वो बौद्धिक हो गया है तो फिर वो उस देवता का फोटो लाएगा जिससे उसकी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन वो बौद्धिक नहीं, वो छोटा सा बच्चा गया है तो उसको लगता है कि एक सुंदर सी महिला है जो वेलकम लिखी हुई है और आंख बंद की है, हाथ जोड़ी हुई है, तो लगता है कि यही फोटो मंगा लिया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि चित्र शैली भी डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर डिमांड नहीं होगी तो हमारे देश में हम गुलाम हैं। गुलाम प्रदेश में बिहार के एरिया में जो भी यूरोपियन लोग हैं वो चित्रकला के बहुत शौकीन थे। तो अगर उनकी चित्रकला की शैली का ध्यान नहीं रखते हुए हल जोतता हुआ किसान, मुर्गा पालता हुआ, मुर्गा के साथ बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वजन करता हुआ जो है वो व्यापारी, अब बताइए यूरोपियन को ये प्रभाव डालेगा क्या? नहीं डालेगा ना। तो वहां पे आप जो है क्या दिखाएंगे, वहां पे आप बनाएंगे अलग अलग चित्रण जो वेस्टर्न एजुकेशन में या सॉरी वेस्टर्न एरियाओं में जो डेवलप है। जैसे मान लीजिए कि आप बुद्धा का चित्रण बना देंगे, आप किसी दार्शनिक का चित्रण बना देंगे, कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है उसका चित्रण बना देंगे, मछली मारता हुआ कोई व्यक्ति का चित्रण बना देंगे, तो वो उसको आकर्षित करेगा। जैसे आप देखिए, एक आप जब जाते हैं डल झील में, आप जम्मू कश्मीर, तो वहाँ मछली मारने वाले व्यक्ति हैं। अब आप भी बैठे हुए हैं उसमें, एक नाव में जा रहे हैं, तो आप वो मछली मारने वाला व्यक्ति को देखकर रोकेंगे नहीं अपनी नाव। लेकिन एक विदेशी है, वो देख रहा है कि एक बड़ा सा लकड़ी है, उसके अंदर एक कमान है, उसको डाला है और ऐसे मछली खींच लिया, तो उसके लिए बड़ा आकर्षण है ये। वो तुरंत को आएगा, बोला कि नहीं ऐसा मैं करूंगा, मेरे से आएगा कि नहीं। जबकि इस हाथ में कोई जादू नहीं है, उसमें डाला हुआ चीज है जिसमें वो फंस रही है, लेकिन उनके लिए वो आकर्षण है। तो यानी कि हम यूरोपियन का भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा, मुगल शैली से, जैसे सोचिए आप, जिनसे आपकी दुश्मनी हो जाती है लेकिन आपने लंबा समय जिनके साथ रहा है, उनकी दो चार हैबिट तो आप जरूर, है ना। जैसे मैं बताऊं, मेरा मेरा पड़ोस का बच्चा है, वो रील्स बहुत देखता है, तो उससे मैं जब बात करता हूँ अब तो कहता है कि बात तो सही है, बात तो सही है, आपका बात सही है। तो मैं कहा बात तो सही है कहाँ से ला रहे हो भाई हर बात में। तो देखिएगा कि जो भी कॉमेडियन टाइप का पिक्चर होगा उसमें अंतिम एक जो है आएगा, वो कहते हैं जो 14 सेकंड की रील्स बनते हैं उसमें बहुत सारा ऐसा आएगा कि बात तो सही है ना। तो इसका प्रभाव है जो आप वर्क करेंगे, तो वर्क का प्रभाव तो मिलेगा ही। जैसे आप दिन भर कॉमेडियन का जब भी फुर्सत में होते हैं कपिल शर्मा का प्रोग्राम देख लेंगे, तो विश्वास कीजिए कुछ दिन बाद आप कॉमेडी करना शुरू कर देंगे। नहीं तो कुछ अच्छे अच्छे शब्द जो मतलब जो मजाकिया वाले टर्म्स हो उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है ना उसी से भर रहा है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री जान रहे हैं, हिस्ट्री बहुत जान रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंतिम 2 दिन नया नया चीजों को पढ़ लिए, एग्जाम हॉल में चले गए, तो जितना नया 2 दिन के लिए पढ़े हैं ना वो एग्जाम में लिखाएगा नहीं, क्योंकि वो जो है ना वो हमारा जो प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसको स्टोरेज बोलते हैं, पीछे स्टोरेज में वो 2 दिन में गया ही नहीं है। क्योंकि स्टोरेज में कब जाएगा, जब वो चलने से छन जाएगा कि नहीं ये हमें समझना है, इनको जानना है, इसको बताना है, और तब जाके वो स्टोरेज में बैठता है और वो आपका जो है अपना अमानत हो गया। बाकी आप रोड चलते किसी को देख लेते हैं, वो स्टोरेज में शामिल नहीं होता। अब जो है एक बार देख लिए, पता लगा कि एक बार पढ़ लिए, एग्जाम हॉल में घंटी बज रहा है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, कुछ चीज का ये पॉइंट पर पॉइंट, जैसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में वही आ गया, पॉइंट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो स्टोरेज में जा ही नहीं पाया, वो यहाँ से यहाँ तक जाके सिमट गया है। तो यहाँ भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, और ये शैलियों को हम लिखेंगे थोड़ा सा आगे, इस पर ही पूरा हम चित्रण की बात कर देंगे। अब इस प्रक्रिया में क्या क्या डाला जाएगा वो मैं तो बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास है
सामान्य जीवन शैली का चित्रण, लघु चित्रण, बारीक चित्रण, सूक्ष्म चित्रण, प्राकृतिक रंगों का चित्रण, पृष्ठभूमि लैंडस्केप का उपयोग कम, ग्रामीण चित्रण, मुगल शैली से अलग चित्रण, कल्पना का चित्रण कागज पर, है ना। इसकी बात हम कर लेंगे और फिर आगे हम लोग करेंगे विभिन्न चित्र शैलियों का प्रभाव, मुगल शैली से, प्राचीन शैली से, सॉरी पहाड़ी शैली से, यूरोपियन से, पश्चिमी देशों का और प्राचीन काल की चित्र शैली से। इसको एक बार थोड़ा सा और लिख लीजिए, कहाँ कहाँ क्या क्या डालना है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले लिखिए, सामान्य जीवन शैली में सामान्य जीवन शैली में मछली की दुकान, साड़ी की दुकान, हाँ हाँ कमा लगा के, साड़ी की दुकान, फिर कमा लगा करके मिठाई की दुकान, मदरसा, दाह संस्कार का चित्रण, साधु संत का चित्रण, और प्रमुख पर्व एवं त्योहार का चित्रण। दिखाना है। हाँ, और सब लिख लेंगे। आगे लिखिएगा नीचे से, बारीक चित्रण में, बारीक पैराग्राफ चेंज करके बारीक, जो सूक्ष्म चित्रण है वो हम लिखवाएंगे ना, सूक्ष्म चित्रण। हाँ, सूक्ष्म चित्रण में मनुष्य की चित्र बनाई गई है, जिसमें आंख, कान, पतले चेहरे, घनी मूछें, सुंदर सी महिला, ब्रैकेट में डाल देंगे लंबी बाल। पहले का एक एक वो था, पहले के जमाने में जो है वो एक विचारधारा भी था, कमर से नीचे की बाल जो है वो अधिक मतलब आकर्षण था पहले के ज़माने में, क्योंकि पहले हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर तो था नहीं, है ना। तो फिर जो है जो नेचुरल था वही था, तो उसमें बाल का बड़ा विशेषज्ञता थी, लोग कहते थे कि बाल बहुत बड़ा बड़ा है। तो उस तरह के फोटो भी बनाने की प्रयास की गई, जो बालिक चित्रण का उदाहरण है, इत्यादि का चित्रण। अब कल्पनाओं का चित्रण में लिखिएगा, कल्पना का चित्रण में गंधार शैली का चित्रण मिलता है, नायिका विरह का चित्रण मिलता है, नायिका विरह का चित्रण, मुस्लिम निकाह का चित्रण, और बेगम के यहाँ बैठकर शराब पीने का चित्रण।
जो गाना बना है ना, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, है ना। तो ये सब जो है बेगम का चित्रण इस तरह की, ये सब कल्पना है। जो चीजें हमें पूरा नहीं होता है ना, वो सब कल्पना है। कल्पना समझ गए आप। कल्पना में और भी बहुत सारे टर्म्स डाल सकते हैं आप, है ना। जो है वो अ, ये कह सकते हैं कि जो है मतलब आप पूरे बड़ा सा वो बना हुआ है मुकुट, राज सिंहासन, और उस पर राजा का बने हुए हैं आप ही, उसका चित्रण है। खेल कूद में प्रतिष्ठा प्राप्त करता हुआ चित्रण। हालांकि ये सब थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो नायिका जो विरह है पुरुषों के प्रति, है ना, जो नायिका के प्रति देख, जो सुंदर नायिका को देख करके जो सोच होता है, तो ये जो सोच है ये आपका कल्पना है। तो कल्पना हमारे पास देखिए आज क्या है, हमारे पास बहुत सारी कल्पनाएं हैं, लेकिन उसमें कल्पना सीमित था। न गाड़ी, न घोड़ा, न पैसा, ये तो हमारी कल्पना में थे नहीं पहले। तो जो समाज था उसी में चित्रण की बात की गई है ना। जैसे मान लीजिए कि जो है विवाह का चित्रण में क्या दिखाया गया है, जो भी कुंवारे हैं उनको लगता था कि ये दिन हमारा हमारे साथ कब शुरू होगा। तो ये एक चित्रण है। बहुत सुंदर नायिका जा रही है तो उनको लगता था कि ये नायिका ये जो है ये मतलब हमारी जान पहचान की होती है, हमसे बात करती है, इसका चित्रण। तो ये क्या है, ये तो कवि की कल्पना है ना। तो जो कहते हैं ना कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो जो भी कल्पना है उस समय के दौर में, ये भी हो सकता था कि हाथी घोड़ा हीरे जवाहरात, लोग लगता था कि हीरे जवाहरात, उसमें महिलाएं जो है वो आभूषण पहने हुए, तो उसका भी चित्रण है। जो महिला दूसरी महिला देखती है तो उसको लगता है कि ये हमारे साथ होता, ये सारे गहने मेरे पास होते। नहीं, तो जो भी चीजें हम पूरा नहीं कर पाते हैं, हाँ, नृत्य करती हुई महिला को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि नृत्य हम भी यहाँ जाके कर लेते, लेकिन समाज से बंधे हुए हैं आप। बोल पाते हैं आप, नहीं बोल पाते आप। अब अपने गांव समाज में बहुत कुछ नहीं कर पाते। जैसे आपके गांव समाज में आज भी देखिए, आपके मोहल्ले में कोई नाच पार्टी आया हो, आप जा करके जो है ताली नहीं बजा पाएंगे आप, क्योंकि आपके ऊपर यूपीएससी का एक ठप्पा लग गया है। और ये गांव समाज में ना आपको मतलब दिखाता है कि आप सीरियस रहिए। तो ये सारी चित्रण जो है वो कल्पना के रूप में सामने है। आगे लिखिएगा। लैंडस्केप और पृष्ठभूमि का चित्रण नहीं होने से, लैंडस्केप और पृष्ठभूमि का चित्रण नहीं होने से, लैंडस्केप और पृष्ठभूमि का चित्रण नहीं होने से पटना शैली का चित्र खर्चीले कम हो गए। पटना शैली चित्र खर्चीले कम हो गए। जिस कारण इसकी मांग सामान्य पृष्ठभूमि के बीच भी सामान्य पृष्ठभूमि के बीच भी हमेशा कायम रहा। देखिए, अगर महंगा चित्र बेचेंगे तो कम बिकेगा। तो जब लैंडस्केप लगाएंगे, उसमें पृष्ठभूमि लगाएंगे, उसमें डिजाइन करेंगे, तो जितनी डिजाइन बढ़ेगी चित्र उतना महंगा होता जाएगा। नहीं, तो इस कारण से इसका प्रभाव रहा। आगे लिखिए। मुगल शैली से अलग होने का अर्थ है यहाँ राजसी जीवन का चित्रण कम मिलता है। जब सामान्य जीवन मिलेगा तो राजसी कम मिलेगा, राजशाही कह सकते हैं या राजसी कह सकते हैं। राजसी जीवन का चित्रण कम मिलता है। यहाँ के चित्रों में राजभवन की भव्यता
और राजा की प्रतिष्ठा नहीं मिलती। भव्यता और राजा की प्रतिष्ठा नहीं मिलती। अब नीचे से लिखिएगा, प्राकृतिक चित्रण होने के कारण यूरोपीय अधिकारी भी इसे पसंद करते थे। पहाड़ी शैली प्राकृतिक चित्रण के साथ जुड़ी हुई थी। जिस कारण इस चित्रकला शैली में यूरोपीय वर्ग के लोग जो यूरोप कंट्री से थे, और भारतीय दोनों पटना कलम की चित्रकला से प्रभावित हुए। एक लास्ट लाइन लिख लेंगे पैराग्राफ चेंज करके। पटना कलम का प्रभाव पूर्व में कलकत्ता तक बनी रही। जो बाद में चलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के कला संस्कृति तक जो बाद में चलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के कला संस्कृति से जुड़ गया। अब एक लाइन और लिख लीजिएगा, पटना कलम को एक बार पुनः वर्तमान में जीवन और संरक्षण देना आवश्यक है। इसके लिए बिहार सरकार और राज्य की जनता दोनों को जागरूक होना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आप लोग उसमें ये भी डाल देंगे कि कला संस्कृति विभाग को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस फील्ड में जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं उनको अधिक जो है मतलब इस फील्ड में सुरक्षित और अधिक मतलब जो है योग्यता फिर पैसा दे करके उनको इस फील्ड से जोड़ने की आवश्यकता है। इस फील्ड में जो है उदासी मतलब कह सकते हैं कि जो
उदासीनता हो गई है, उसको पूरा करने की जरूरत है। ये सब बात बता देंगे और आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन की लेवल को हम लोग समझ लिए। अगर नहीं समझते तो लोग ये कहते हैं, मैं बहुतों को सुनते हुए देखा हूं, कि पटना कलम आए तो जो मैं लिखवाया हूं सब लिख के चले आना। तो जब लिखवाए हूं वो लिख के चले आना, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे कि पटना के आसपास दानापुर, बिहटा, बाढ़, नवादा, इस क्षेत्र में ये फैला हुआ था। इसमें ये लोग जो है, कौन कौन से लोग इसके चित्रकार थे, सबका नाम बता रहे हैं और पूछ रहा है सिर्फ विशेषता। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना। तो क्वेश्चन हर बार अलग प्रवृत्ति से पूछता है। क्वेश्चन के की पॉइंट को पकड़ना आवश्यक है और यही कारण है कि इसकी जरूरत है। अब हम लिखते हैं सत्याग्रह पर गांधी के विचार। ये निष्कर्ष का ही पॉइंट है। नहीं, इसमें थोड़ा सा बताएंगे ना। और उदासीनता है, कला संस्कृति मंत्रालय को बढ़ावा देने की जरूरत है, या इस फील्ड में जो लोग जुड़ते हैं उनको सुरक्षित भविष्य दिखे, इसकी भी आवश्यकता है। जैसे कला संस्कृति में अगर आपको अच्छा पैकेज दिया जाए तो लोग उससे जुड़ना शुरू कर देंगे, है ना। इसके लिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, और उसके अलग जो है मतलब समय समय पर उसके पुनर्निर्माण और बहाली, जिस कारण से उत्सुकता बने और नए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है, जिस कारण से हमारी जो पुरानी संस्कृति है और जो पुराना हमारा चित्रकला है वो फिर से एक बार बिहार की समस्या के साथ जुड़े। आ जाइए, सत्याग्रह शब्द है, सत्याग्रह पर गांधी के विचार। अब यहाँ पे दो बातें हमें समझनी है। एक तो बताना होगा गांधी को। गांधी को आप जब भी बताइएगा ना, तो गांधी को जोड़िएगा सत्य, गांधी को जोड़िएगा अहिंसा, स्वदेशी, स्वराज, चरखा, खादी, न्याय की मांग, इसके बाद समानता, धर्मनिरपेक्षता, और सत्याग्रह। इन सब को मिलाकर के 40 वर्ड लिख लीजिएगा। 40 वर्ड लिख लेंगे, आपका काम हो गया स्टार्टिंग की। अब पेज दूसरे पे जाइएगा। हाँ हाँ करिए। यही है समानता, है ना। और सभी ईश्वर को एक समान देखना, यही है धर्मनिरपेक्षता। जैसे हम कह लेंगे कि जो है राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, तो उसके जगह पे जो है मोहम्मद साहब भी आएंगे तो अंगना सजाने की बात होनी चाहिए। बस इतनी सी छोटी सी बात है धर्मनिरपेक्षता, है ना। मतलब जो चीजें, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे मजाक करें तो आप हंस के टाल दीजिए, लेकिन आप ही हमसे मजाक कीजिए और हम गुस्सा हो जाए, तो यही नहीं चाहिए। बस हम चाहते हैं कि गाली से हम आपको बात कर रहे हैं तो आप ही गाली से बात करें और दोनों खुश रहें। यही धर्मनिरपेक्षता है। मतलब हमें जितनी रिस्पेक्ट आपके धर्म के प्रति है, अपने, देखिए सबका अपने धर्म के प्रति झुकाव होना आवश्यक है, लेकिन किसी अन्य धर्म के प्रति गलत सोच और या कमजोर होना या फिर नीचा दिखाना, जो भी शब्द कह लीजिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब हमारी अपने धर्म के प्रति आस्था है, लेकिन किसी के प्रति हमारा विद्वेष भी ना हो।
सबके प्रति एक जैसा हो। जैसे आप माने आप जो रोज आप कह रहे हैं कि मेरे राम जो है वो आएंगे, मेरे राम बड़े हैं, मेरे राम महत्वपूर्ण है, मेरे राम मजबूत है, तो बगल में कोई कह रहा है कि हमारा भी धर्म बहुत मजबूत है, तो आप उसमें अपोज मत करिए। श्रेष्ठता की जो पैमाना है ना, उसमें सब श्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ आप हो गए और सब श्रेष्ठ हैं, ये नहीं होना चाहिए, बस खत्म हो गई बात। और फिर हमारी जन्म पर तो एकाधिकार है नहीं, तो फिर हम उच्च वर्ग में पैदा हुए और निम्न वर्ग में और फिर मध्यम वर्ग में, तो इसके लिए किसी ने फॉर्म फिलअप किया ही नहीं है। अब कौन अंबानी के यहाँ पैदा हो गया और कौन जो है जेठ हरहु और जो है होरी और धनिया के यहाँ पैदा हो गया, किसी को पता नहीं है। तो फिर सबके प्रति समान भाव, यही उनकी सबसे बड़ी बात है। और फिर इसके आगे जो हम अगला पेज है उस पर लिख लेंगे सत्याग्रह का अर्थ। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं आप लोग को एक बात बता दे रहा हूं, अगर सिर्फ ये होता कि सत्याग्रह है, ठीक है, तो फिर यहीं से शुरू करते। लेकिन क्वेश्चन में एक टाइटल छुपा हुआ है, सत्याग्रह पर गांधी के विचार। तो पहले गांधी के विचार को हम जान लेंगे और फिर उस विचार में एक पॉइंट है सत्याग्रह भी। तो गांधी के जो विचार है वो सभी विचारधारा यहां सामने है हमारा, इसी पे गांधी ने काम किया है। अब गांधी इस पूरे विचारधारा पे काम किए हैं, तो उसमें से एक है हमारा सत्याग्रह है। और अब सत्याग्रह का अर्थ लिखेंगे। तो सत्याग्रह की अर्थ की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि सत्य के लिए आग्रह। एक छोटी सी शब्द है जिसको हम तोड़ते हैं तो कह लेते हैं सत्य के लिए आग्रह। दूसरा, आत्मशुद्धि पर बल। न्याय की मांग। सबका साथ, सबका विकास। सामाजिक न्याय। प्रेम व समन्वय। दूरदर्शिता। अनेकता में एकता। वैश्विक समानता। लैंगिक समानता। आत्मबल का प्रयोग। सबके प्रति सामाजिक प्रतिष्ठा। ये सभी सत्याग्रह का पाठ है। अब सत्याग्रह कैसे आपके अंदर आएगा, अब नीचे लिखिए आप। एक स्पेस खत्म हो गया हमारे पास, अगला पेज आ जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा।
सत्याग्रह ग्रहण के लिए आवश्यक तत्व। जैसे तो कह दिए कि सब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सबसे पहले लिखिएगा, ऐसे ही पॉइंट दे दे करके, सत्याग्रह के लिए सबसे शक्तिशाली शब्द उपवास है। उपवास। दूसरा नीचे लिखिएगा, उपवास आत्मिक हो, मतलब खुद से करे, दबाव डाल के नहीं कि भोजन नहीं मिलेगा। आत्मिक हो, अंदर से हो आपको उपवास। हम्म। हाँ, स्वयं की इच्छा या आत्मिक हो। अगला है सीमित आवश्यकता। सीमित आवश्यकता, भौतिकता का त्याग। काम और क्रोध से दूर रहना। काम क्रोध से दूर रहना। काम क्रोध से दूर रहना। शास्त्र, वेद और पुराण का अध्ययन। अहिंसा के साथ लोभ का त्याग। लोभ, लोभ जैसे आ जाएगा सत्याग्रह खत्म हो जाएगा। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह, और लोभ कुछ छुपा हुआ है तो सत्य बोल पाएंगे। खत्म हो गया ये। तो ये सारी बातें यहां बता देनी है, हैं? तो कहते हैं ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न को त्यागेंगे ना, तो अंदर की जो आत्मिक शुद्धि है वो ज्यादा मजबूत होगी, मन की चंचलता कमजोर होगा। जैसे लोग पहले क्या कहते थे कि मसाला और तीखा खाने से मन की चंचलता बढ़ती है ना। जैसे देखिए, जो एक कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर भी है, उसे कहा जाता है कि सबसे पहले तेल और मसाला को छोड़ करके उबला खाना खाओ। इसमें सिर्फ ये नहीं कि शरीर मजबूत होगा, तुम्हारे मन में अलग अलग जो विचार आता है ना, उसकी भी एक दायरा सीमित होगी। हाँ, सात्विक भोजन, है ना। इस भोजन की क्या बात, जैसे देखिएगा चौमास के दौर में जो जैन धर्म के मुनि थे, वो 4 महीने जो है वो सिर्फ पानी से बने हुए सामग्री, जैसे मतलब तेल को त्याग दिए, सिर्फ पानी से ही बनता था। पानी में ही चावल, पानी में ही रोटी, पानी में ही सब्जी, सब कुछ पानी में। मसाला और तेल को त्याग दिया है। तो उससे क्या होगा, जब वो श्वेतांबर और दिगंबर दिखेगा, जो दिगंबर है श्वेतांबर, दोनों वस्त्र पहन के, जो एक दो वस्त्र पहन के एक बिना वस्त्र के निकलते हैं, लेकिन दोनों के प्रति आस्था तो लोगों की कम नहीं हुई ना। देखिए, अगर उनकी थोड़ी सी विचारधारा अच्छी, मतलब वो जो है वो हो जाती, मतलब वो जो भौतिकतावाद को देखते, तो फिर आस्था कमजोर होता लोगों का। आज तक किसी कहाँ, वो जो पुराने जो जैन धर्म के धर्मावलंबी हैं, वो क्यों अपने अनुशासित है,
केवल शुद्धि पर ध्यान दिए। इसके पीछे कारण है उनका खान पान, उनका रहन सहन। आप लोग को जब पढ़ेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, उसमें देखिए गांधी जो है बकरी का दूध पीते हैं, गाय भैंस का दूध नहीं पीते। तो सिर्फ ये नहीं था कि बीमारी से लड़ने के कारक है, जो उसके औषधीय गुण है वह गाय और भैंस के औषधीय गुण से अलग है, क्योंकि इसमें आपकी एक उत्तेजना है लेकिन वहां उत्तेजना कम है। और गांधी ने के समय के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात किया, तो फिर उन्होंने उस दूध और वो सारे भी जो खान पान जो समाज में खाता है उसको भी त्याग दिए थे गांधी। तो त्यागने के पीछे कारण क्या था कि ब्रह्मचर्य को मजबूत करना। तो ये सारी बातें सत्याग्रह के साथ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण जो है, इनकी जर्नी शुरू करेंगे हम 9 नवंबर 1942 को। ये हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं, हजारीबाग जेल से फरार। ये फिर आजाद दस्ता की भूमिका में, आजाद दस्ता के निर्माण में प्रमुख भूमिका। इसके आगे जब चलते हैं तो फिर नेपाल या नेपाल का तराई क्षेत्र जो है वह सुरक्षित स्थान है। फिर आजाद दस्ता का कार्य, ये क्या था भाई? तोड़फोड़, कार्यालय या सरकारी संपत्ति का को नुकसान। और फिर ये बिहार से संपूर्ण भारत में या संपूर्ण भारत की ओर उन्मुख, मतलब सब भारत से बिहार में आए थे, ये बिहार से पूरे भारत में की बात करते हैं, भारत की ओर उन्मुख। जयप्रकाश नारायण के सहयोगी, लिखिएगा जयप्रकाश नारायण के सहयोगी में, जयप्रकाश नारायण के सहयोगी में नारायण जो है योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, सूरज नारायण, गुलाब चंद्र गुप्ता, कार्तिक प्रसाद, और ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह। ये एक पैराग्राफ में लिख लेंगे, दूसरी पैराग्राफ में लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन।
अनिल जी, कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत कुछ अलग हो रहा है? काम करने की जरूरत है ना 20 साल क्वेश्चन पे। 20 साल का क्वेश्चन अगर ढंग से कर लीजिए और सबके प्रॉपर क्लास, मुझे नहीं लगता है कि फिर मेंस के लेवल पे स्पीड के सिवाय कुछ और करने की जरूरत होगी। नहीं ना? हाँ, टफ काम है भाई। मैं गलती फंस गया हूँ वादा करके, तो ये मुझे लग रहा है बहुत टफ काम है। इसके लिए मुझे कम से कम 4-5 जगह से डायमेंशन चीज़ें पढ़नी पड़ रही है, तब जाके आप लिखवा सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि समेटना है ना। और दूसरा, क्वेश्चन को फोकस्ड करना है। अब देखिए, ये जैसे मान लीजिए गांधी वाले क्वेश्चन में मैंने जितने लोगों को पूछा, वो गांधी के सत्याग्रह को वर्णन करके चले आए, है ना। अब जयप्रकाश नारायण में सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन है, उसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका को लिख के चले आए। दोनों को अलग अलग पैराग्राफ में कहाँ बांटे? तो जब पैराग्राफ में आप बांटेंगे इन दोनों को अलग अलग, तो फिर नंबर कैसे आपको पूरा मिलेगा? समस्या यही है। ठीक है। अब अभी जो सिचुएशन चल रहे हैं बिहार में, अगर आपको 72 मार्क्स के स्टेटिक्स बन जा रहा है, तो बाकी जो बच्चे प्री पास कर रहे हैं उसमें से 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको मेंस का टॉपिक ही लिखने नहीं आ रहा है, लेकिन प्री वो पास कर गए हैं। और जिनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो प्री नहीं पास कर रहे हैं। टफ हो गया है थोड़ा सा। तो कहने का आशय ये है कि अब इसी कारण से देखिएगा, मेंस का क्वेश्चन भी आसान और तो भी कट ऑफ कम। अब यहाँ पे हम जो है भारत से शुरू करेंगे और फिर बिहार लेकर आएंगे। भारत में महात्मा गांधी की बात करेंगे, करो या मरो की बात करेंगे। नौ अगस्त को सभी प्रमुख नेता, इंपॉर्टेंट लीडर जो है अरेस्ट हो जाते हैं। गिरफ्तार हो जाते हैं, इसकी बात चर्चा चर्चा करेंगे। बिहार में पुरुष के साथ महिला भी यहां आती है। महिला का भी योगदान मजबूत है पुरुष के साथ। योगदान फिर चर्चा हम कर लेंगे पटना सचिवालय, गोलीकांड, और फिर चर्चा कर लेंगे इसके बाद बिहार की जनता की क्रांतिकारी सोच। उषा मेहता का योगदान, और फिर संतुलन। सब 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 संतुलन में चर्चा कर लेंगे भारत छोड़ो, प्लस पटना सचिवालय, और प्लस आजाद दस्ता।
और यहाँ जाके हम इसको समाप्त कर लेंगे, इस आंदोलन को। यही तो संतुलन है ना। हाँ, इसी पॉइंट पे हम बात करेंगे कि बिहार में क्यों जरूरत रहा। देखिए, अगर पटना सचिवालय वाली घटना नहीं होती तो पूरा बिहार के जनता नहीं एक होते, या जनता की भी जो जागरूकता थी वो इतना तेजी से नहीं फैलती। क्योंकि ये जो मृत्यु हुआ ना 7 लोगों का और 25 लोग घायल हुए, पूरा बिहार इससे जो है वो दुखी हो गया, और पूरे बिहार में एक अलग सी क्रांति का सोच डेवलप हो गई। अब लिखिए अगला क्वेश्चन, आइए ने। अब इसमें आपको बताना होगा सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस और फिर उनकी नीतियां। राष्ट्रवादी नेता के रूप में इनकी पहचान। भारतीय राष्ट्रीय नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस। महत्वपूर्ण प्रभाव। 1939 ईस्वी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद। निर्माण, इनकी चर्चा कर लेंगे। आजाद हिंद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी। नेतृत्व का कमान, नेतृत्व का कमान संभालना। हो गया। जर्मनी
में रहकर कमान संभालना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। नेतृत्व को मजबूत करना, सैन्य संगठन में पुरुष बटालियन के साथ महिला बटालियन, लक्ष्मीबाई की शुरुआत जर्मनी का दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद संगठन पर बुरा प्रभाव पड़ना, धैर्य को न छोड़ना, ये सब बातों का आपको डालना होगा। थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूँ निष्कर्ष। इसमें लिखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और उसके सहयोगी देश के हार होने के पश्चात आजाद हिंद फौज की स्थिति कमजोर होने लगी। आजाद हिंद फौज की स्थिति कमजोर होने लगी। आजाद हिंद फौज के द्वारा भारत को आजाद कराने का प्रयास विफल रहा।
प्रयास विफल रहा, परंतु भारतीय जनमानस पर पार्टी और सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव, हाँ पार्टी मतलब ये पार्टी आज़ाद हिंद फौज, आईएनए, आईएनए भी लिख सकते हैं, आईएनए और सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव अत्यंत गहरा रहा। गदर पार्टी और ब्रैकेट में डाल देंगे 1913 के बाद भारत से बाहर देश की आज़ादी के लिए और जागरूकता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक महत्वपूर्ण प्रयास किया। इनका संघर्ष भी सराहनीय रहा। लेकिन उस समय के आंतरिक समस्या और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वे अपनी योजनाओं को सफल नहीं बना सके, वे अपनी योजनाओं को सफल नहीं बना सके। सफल नहीं बना सके। अभी कर लेंगे, इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ सर।